हाँ तो साथियों, आप लोग तैयार होंगे। मैंने जैसा बता रखा है कि हमें पढ़ना क्या है, बायोट-सेवर्ट लॉ। बायोट-सेवर्ट लॉ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का बायोट-सेवर्ट लॉ डिटेल में लेके चलना है। अभी इसके पहले एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर आया था, जिसमें पूरा हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जितना था, इफेक्ट्स ऑफ करंट जितना था, वो मैंने डिस्कस करा था एक शॉर्ट वीडियो बना करके। शॉर्ट वीडियो मतलब वो लगभग 1.5 घंटे का है। अभी हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं पूरा बायोट-सेवर्ट लॉ के जितने पॉसिबल एप्लीकेशंस हैं नीट और जेईई मेंस के स्टैंडर्ड के, वो सारे के सारे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो टू बिगिन विद बायोट-सेवर्ट लॉ। बायोट-सेवर्ट लॉ, Biot-Savart law provides the calculative explanation of the magnetic field intensity. इसके पहले ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट ने केवल ये जस्टिफाई करा था कि when charge moves or current flow then there is a magnetic field around the conductor or moving charge. बट इसका कैलकुलेटिव एक्सप्लेनेशन कौन सा लॉ हमें प्रोवाइड करता है? तो बायोट-सेवर्ट लॉ प्रोवाइड करता है। मान लेते हैं ऐसे यहाँ पे कोई एक ऐसे करंट कंडक्टर है, ये कंडक्टर करंट आई कैरी कर रहा है, इसके एक छोटे से पार्ट डीएल लेंथ की वजह से जो एक पॉइंट पर, जो पॉइंट इस डीएल लेंथ से आर डिस्टेंस पे और करंट और इस मिलाने वाली लाइन के बीच का एंगल थीटा है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा है। तब according to Biot-Savart law, magnetic field intensity due to this small element dl is dB let is directly proportional to IDL sin theta. Combinedly we can write and dB inversely proportional to r square. Combinedly we can write dB is equals to dB is directly proportional to IDL sin theta upon r square. ये प्रोपोर्शनलिटी हटाना, इक्वलिटी लाने के लिए यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा क्या? dB इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट c स्क्वायर IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा बायोट-सेवर्ट लॉ करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए बायोट-सेवर्ट लॉ था। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है वो ये यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट वही अपना पुराना परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू कितनी होगी? ध्यान है क्या? 8.856 into 10 to the power minus 12। इसकी यूनिट क्या होगी? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ पर c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। और अगर ये फ्री स्पेस की बात हो रही है तो वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इसकी वैल्यू होती है कितनी? 299,792,458 मीटर पर सेकेंड, या अप्रोक्सीमेटली दिस इज आल्सो इक्वल टू 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड होती है। We can write this proportionality constant as mu naught upon 4 pi also. That's why this relation will becomes dB equals to mu naught upon 4 pi IDL sin theta upon r square। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की जो SI यूनिट होती है वो होती है क्या? टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज द टेस्ला। यहाँ से हम इन दोनों प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट्स को इक्वेट करें तो हम लिख पाएंगे क्या? 1/4 pi epsilon naught c square, this is equals to mu naught upon 4 pi, and from here we can write c equals to 1/√ mu naught epsilon naught। ये c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। और यहाँ पर जो अपना म्यू नॉट आया ना, ये म्यू नॉट क्या है? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू होती है कितनी? 12.56 into 10 to the power minus 7 टेस्ला मीटर पर एम्पेयर, या इसी को हम लिख सकते हैं 4 pi into 10 to the power minus 7 टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। ये हमारा क्या था? बायोट-सेवर्ट लॉ। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की SI यूनिट क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की SI यूनिट क्या होती है? टेस्ला होती है। और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की CGS यूनिट क्या होती है? गॉस। 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10 पावर 4 गॉस।
1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस, 10⁴ गॉस, ठीक रहेगा। अगला टॉपिक है इसी का, ये बायोट-सेवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म जरा देखो क्या हो जाएगा, इसका वेक्टर फॉर्म देखो क्या हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए हम लोगों ने जब वेक्टर पढ़ा था तो उसमें हमने सीखा था कि सीधा सीधा किसी भी मैग्नीट्यूड को वेक्टर बनाना है तो जिस डायरेक्शन का वेक्टर बनाना है उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से क्या कर दो, उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सबसे सस्ता तरीका इसको वेक्टर में कन्वर्ट करने का था, वो क्या था, dv इक्वल्स टू μ0/4 पाई IDL sin थीटा, आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर r। अब ये यूनिट वेक्टर r होगा किधर, यूनिट वेक्टर r होगा किधर, जिधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, तो वो कौन सी डायरेक्शन होगी, उसको फाइंड करने के लिए अपने को यहाँ पे कुछ नोटेशन यूज करना। हम अभी 10th क्लास में हमने पढ़ा था, इसके लिए क्या यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड पाम रूल। व्हेन वी प्लेस आवर राइट हैंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर और इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड फिंगर्स आर प्रोजेक्टेड वेयर मैग्नेटिक फील्ड हैज टू बी कैलकुलेटेड, then try to take if then the direction of curling of fingers will show the direction of magnetic field। हम करंट की डायरेक्शन में जिधर की तरफ करंट हो उधर की तरफ अपने अंगूठे को रखें, या जिधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा हो उधर की तरफ अपने अंगूठे को रखें, और जहां पर मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है वहां पर खुली हुई हाथ की हथेली को रख दें। फिर हम मुट्ठी बांधने की कोशिश करें तो जिधर की तरफ उंगलियां मुड़ रही होंगी, मुड़ना चाह रही होंगी, उधर की तरफ क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। फिलहाल के तौर पर यहाँ पर हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर के लिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इनसाइड हो जाएगी, और ये डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनसाइड को हमने यहाँ पर ये dv हो गया, ऐसे अब यूनिट वेक्टर r बन गया। तो इधर की ये यूनिट वेक्टर r जो है इसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो इसकी डायरेक्शन हमने अभी यहाँ से मेथड से फाइंड करा, किधर होगा, परपेंडिकुलर द प्लेन इनसाइड। अब हम इसको रिफॉर्म करके और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं dv इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई, और ये क्या हो जाएगा I, और ये हो जाएगा dl क्रॉस r अपॉन ये क्या हो जाएगा r3। और dl क्रॉस r, ईमानदारी की बात करूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जेईई मेंस का पूछा गया सवाल, नीट में भी पूछा गया वेक्टर फॉर्म ये वाला, dl क्रॉस r ऐसे देखो ना, dl इधर की तरफ है और r इधर की तरफ है, तो dl क्रॉस r किधर बता रहा है, परपेंडिकुलर द प्लेन इनसाइड बता रहा है, और वही चीज यहाँ से भी निकल करके आ रही थी, परपेंडिकुलर द प्लेन इनसाइड। तो हम कई बार सोचते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालने का, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को निकालने का तरीका केवल राइट हैंड पाम रूल है, बिल्कुल गलत बात है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को निकालने के लिए ये क्रॉस प्रोडक्ट रूल भी हम यूज कर सकते थे, dl क्रॉस r। बात ध्यान में आती होगी। आगे बढ़े हम। हाँ, कई जगहों पे इसका गलत एक इंटरप्रिटेशन लिखा मिल जाता है, सावधान रहना, वो गलती क्या लिखा मिल जाती है, ये यूनिट वेक्टर r को सीधा सीधा लिख देते हैं वेक्टर r अपॉन r, और यहाँ पर कर देते हैं वेक्टर r अपॉन इसको कर देते हैं r3। वो भैया गलत बात है, जो यहाँ पे क्या लिख देते हैं वेक्टर r, क्योंकि वेक्टर r की डायरेक्शन तो ये वाली है, वेक्टर r की डायरेक्शन क्या है, ये वाली है। हम यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर इस r वेक्टर की डायरेक्शन नहीं है, सतर्क रहियो। इस नाते से इस यूनिट वेक्टर को हम ऐसे नहीं लिख सकते कि वेक्टर r अपॉन मॉड ऑफ r, ऐसा लिख दोगे तो ये वाली डायरेक्शन मिल जाएगी। हमें चाहिए कौन सी डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इन साइड में कोई यूनिट वेक्टर r है, इस नाते से ये यूनिट वेक्टर r को कई बुक वाले लोग, मैं भी कभी अपने नोट्स में ऐसे इसको n कैट भी लिख देता हूँ। ये मैग्नीट्यूड एक ऐसा वेक्टर है जो किधर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनसाइड की ओर है। अगला है यहाँ पर बायोट-सेवर्ट लॉ फॉर द मूविंग चार्ज, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। बायोट-सेवर्ट लॉ फॉर द मूविंग चार्ज, जहां पर ये करंट फ्लो कर रहा था, इस फ्लोइंग करंट को यहां से हटाना, कंडक्टर को हटाना, और यहाँ पर क्या लेकर के आना, अपने को मूविंग चार्ज लेकर के आना। तो ध्यान से समझना, अगर यहाँ पर इसको भूल जाओ, I को निकाल दो, यहाँ से I को निकाल दो, तो I इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, dq बाई dt। I को क्या लिख सकते हो, dq बाई dt लिख सकते हो। और जरा ध्यान से देखना, अभी हमने लिखा b इक्वल्स टू db इक्वल्स टू क्या था, μ0/4 पाई, और ये क्या था, IDL sin थीटा अपॉन क्या लिखा हुआ था, r स्क्वायर। I को हटाइए, I को लिखिए dq बाई dt, db इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और इसको हमने क्या लिख दिया, डी क्यू बाई डी टी डी एल साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। और अब यहाँ से मेरी नजरों से देखो तो तुम्हें नजर आएगा डी एल अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, वेलोसिटी v हो जाएगा। और अब ये रिलेशन बन जाएगा क्या, डी वी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी क्यू v साइन थीटा अपॉन ये क्या हो जाएगा यहाँ से आर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसको इंटीग्रेट कर लीजिए तो b इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dv, और ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी साइन थीटा अपॉन ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से है, अगर कोई ऐसे क्यू चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से ऐसे चला जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है उस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के बीच में अगर एंगल थीटा है और वो पॉइंट r डिस्टेंस पर है, इंस्टेंटेनियसली उस पॉइंट पर चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस r है, तब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन करके आएगी वो क्या बन जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। मुझे लगता है कि बायोट-सेवर्ट लॉ का जो फंडामेंटल था यानी एज ए लॉ, बायोट-सेवर्ट लॉ ये हमारा पूरा हो गया, ठीक है ना। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारा बायोट-सेवर्ट लॉ की एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले बायोट-सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशन में हम सबसे पहला एप्लीकेशन देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिवॉल्विंग चार्ज या मूविंग चार्ज। तो मूविंग चार्ज का हमने ये एक्सप्रेशन लिया, अब इसमें रिवॉल्विंग चार्ज की बात करते हैं। ध्यान से समझने वाली बात है। बायोट-सेवर्ट लॉ का सबसे पहला एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिवॉल्विंग चार्ज ऑन सर्कुलर ट्रैक। मतलब क्या हुआ भैया, ऐसे कोनो चार्ज है ना, है देखो यार ऐसे चार्ज ये रिवॉल्व कर रहा है, चक्कर काट रहा है कहां पर, एक सर्कुलर ट्रैक पर, जिस सर्कुलर ट्रैक की रेडियस कितनी है r और इसकी इंस्टेंटेनियस टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी है v, और ये चार्ज कितना है q चार्ज पार्टिकल है, इस पे ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो इसकी वजह से इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी ये निकालना चाहते हैं तो मेरी नजरों से देखो तो तुम्हें नजर आएगा कि इसकी डायरेक्शन और इस मिलाने वाली लाइन के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के बीच हमेशा एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इस नाते से इस वाले फार्मूले में से v इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर में से साइन थीटा कितना हो जाएगा 90, साइन थीटा कितना हो जाएगा साइन 90, तो v इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी, और ये क्या हो जाएगा साइन 90 अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, और साइन 90 वैल्यू कितनी होती 1 होती है। इस नाते से v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। एक बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला दूसरा यहाँ से भी निकल करके आता है, वो बचपन में हमने पढ़ा था कि v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r या v इक्वल्स टू r ओमेगा कॉमनली रटे हुए थे, तो v इक्वल्स टू r ओमेगा रख दीजिए, तब ये फार्मूला क्या बन जाएगा v इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और q r ओमेगा अपॉन क्या हो गया r स्क्वायर, तब v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई q ओमेगा अपॉन क्या हो जाएगा r। बोलो बात ध्यान में आती है कि नहीं आती है। एक और इसका दूसरा फार्मूला आपको ध्यान आना चाहिए, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल्स टू हमने क्या पढ़ रखा था 2 पाई बाई टी, या कभी कभी हमने इसको पढ़ा था 2 पाई n। इन दोनों फॉर्मेट में भी आपसे पूछा जा चुका है डायरेक्टली, तो b इज इक्वल्स टू क्या हो गया ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ये हो गया q, और जहां पे ओमेगा लिखा है उत्ते से वैल्यू रखो छो, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई अपॉन टी इंटू क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में r हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये 2 पाई और ये क्या हो जाएगा 2, तब b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 और ये हो जाएगा q अपॉन r इंटू क्या हो जाएगा t। ध्यान रखना मित्रों, ये जो कैपिटल T है ये कैपिटल T टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है, t क्या है यहाँ पे टाइम पीरियड है, और यहाँ पर ओमेगा क्या था एंगुलर वेलोसिटी ये क्या था एंगुलर वेलोसिटी था। मन कर रहा है इसको फ्रीक्वेंसी के फॉर्मेट में लिखने का, तो ये t को हटा करके यहाँ पे n लिख दोगे तो इस फॉर्मेट में फार्मूला मिल जाएगा क्या b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 और क्या हो जाएगा n q अपॉन क्या हो जाएगा r, ठीक रहेगा ना, म्यू नॉट अपॉन 2 n q अपॉन क्या हो जाएगा r। ये हो गया क्या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिवॉल्विंग चार्ज। थोड़ा सा और आगे बढ़े, यहीं पर अगर इसको हमने पूछा
कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रॉन भी तो चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में परमानेंट रिवॉल्व करता रहता है, उस इलेक्ट्रॉन के रेवोल्यूशन की वजह से उसके न्यूक्लियस यानी कि सेंटर पे क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी कि नहीं होगी। तो उसके लिए फार्मूला तो ध्यान ही होगा, अगर पूछेंगे तो बता ही ले जाओगे, हैं? चोरी करके नहीं बताना, सीधा सीधा ईमानदारी से बताना। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, फॉर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं आपसे बात करूं तो ये फार्मूला बदलेगा। बोलो क्या हो जाएगा, B = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये Q क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, और V क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी हो जाएगी, और R क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल रेडियस के स्क्वायर हो जाएगा। और अब जरा बताइए वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होती है, बताएंगे सर? V0 Z/n। V0 Z/n, ठीक बात है, V0 Z/n क्या हो जाएगा, n, और ऑर्बिटल रेडियस क्या होती है, R0 n² R0 n²/z। वेरी गुड, बहुत सुंदर। यहाँ पर n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये दोनों वैल्यू यहाँ पर रख दें, और V0 और R0 के करस्पॉन्डिंगली बोहर्स वेलोसिटी एंड बोहर्स रेडियस, इन दोनों को हमने यहाँ पर रखा, तो ये रिलेशन हो जाएगा B = μ0/4 पाई, और ये हो जाएगा E, और V के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, V0 Z/ क्या हो जाएगा, n अपॉन R के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, R0² यहाँ पर हो गया, और इनटू क्या था, n²/z, तो ये n² पहले से था और इस पूरे का होल स्क्वायर करा तो क्या हो जाएगा, n⁴ हो जाएगा, और फिर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, n⁵ हो जाएगा, अपॉन z² हो जाएगा, इसकी वजह से R² करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, z³ आ जाएगा। तो ये रिलेशन मिल गया, B = μ0/4 पाई EV0/R0² इनटू z³/n⁵। पर मित्रों बहुत ध्यान से, फॉर बोहर इलेक्ट्रॉन, बोहर इलेक्ट्रॉन परिचित इलेक्ट्रॉन आपका बोहर इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन, या हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन लाइक एटम इलेक्ट्रॉन, वही पुरानी बात जो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ी। तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, z कितना हो जाएगा 1 और n कितना हो जाएगा 1, और तब ये रिलेशन आ जाएगा B = μ0/4 पाई EV0/R0²। दिस इज इक्वल टू B0 से ऐसा कह दिया, और तब ये रिलेशन बन जाएगा क्या, ये रिलेशन रीमॉडिफाई होकर के बन जाएगा क्या, B = B0 Z³/n⁵। बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर B0 की वैल्यू अगर हम सॉल्व करें, B0 की वैल्यू हम सॉल्व करें, ये B0 की वैल्यू यहाँ पर हम सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, μ0/4 पाई की वैल्यू कितनी होती है 12.56, और सारी वैल्यूज रखें तो ये B = कितना हो जाएगा 12.56 × 10⁻⁻7 इनटू E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ इनटू V0, इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है, ध्यान है 2.18 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। यहाँ से V0 = इतना अपॉन क्या था, R0² यानी 0.52 × 10⁻⁻10, इस पूरे का क्या होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे जब हम तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा V0 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आ जाएगा कितना 12.56 टेस्ला, ठीक है ना। 12.56 टेस्ला, इसे कहते हैं हम बोहर्स इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द न्यूक्लियस। और रिलेशन होता है यहाँ पर रिलेशन होता है क्या, B = B0 Z³/n⁵। पूछते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या रिलेशन है। तो यूनिवर्स पावर 5 में रिलेशन है। पूरी फिजिक्स में ऐसा प्रोपोर्शनैलिटी और कहीं मिलता नहीं है। वो आपको ध्यान होगा किसमें, स्कैटरिंग में। इन स्कैटरिंग में स्कैटरिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ द क्या था वहां पर, वेवलेंथ था, वहां पे पावर 4 मिलती है। और दूसरा कहाँ था, स्टीफन्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को ध्यान करिए, स्टीफन्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को ध्यान करिए। तो एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दो जगहों पे 4 पावर आया लेकिन 5 पावर और कहीं आया नहीं है, इकलौता है, इस नाते से ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्या था बायोट-सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन, पहला वाला एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिवॉल्विंग चार्ज। अगला है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर करंट कैरिंग आर्क, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देखना। दूसरा एप्लीकेशन है आर्क का मतलब हुआ सर्कल नहीं है, ऐसे मान लो सर्कल है तो उसका छोटा सा हिस्सा इतना बचा लिया, बाकी सब मिटा दिया। करंट कैरिंग कंडक्टर केवल कितना बचा है, इतना बचा है, इसमें करंट आई फ्लो कर रही है, तो इसके सेंटर पर इस पूरे कंडक्टर की वजह से जिसका आर्क एंगल कितना है, अल्फा है, हम इस आर रेडियस के आर्क का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। तो कोई बात नहीं है यार, इसके छोटे से पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे एक बार फिर से B इक्वल कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन, अगर हम dB इक्वल छोटा सा पार्ट इसी में से dl लेंथ ले लिया, dl लेंथ की वजह से, तो dB इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन 90, एक बार फिर से थीटा क्या हो जाएगा 90, इसको मिलाने वाली लाइन और इसके बीच का टेंजेंट के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, साइन 90 अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये क्या हो जाएगा आई dl अपॉन ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है वो ये, इसके बाद का स्टेप आप दो तरीके से कर सकते हो। डायरेक्टली dl को इंटीग्रेट करो, l लिख दो, l बोले तो आर्क की लेंथ, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो हमने डायरेक्टली वाला पहले सीधा सीधा रास्ता था उसको हमने कर दिया, b इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ db, और यहां से पता चला दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन r स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ क्या dl को इंटीग्रेट करेंगे यहां से लेकर के यहां तक, तो क्या हो जाएगा l हो जाएगा, 0 से l, ये क्या हो जाएगा 0 से l, तो ये b इक्वल टू कितना मिल जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन r स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा l। एक तरीका ये था, और L इक्वल टू क्या होता है हमें मालूम है, L इक्वल टू क्या होता है R अल्फा, क्यों, क्योंकि एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क क्या है यहाँ पे L है, एंगल क्या है अल्फा है, और रेडियस तो R है ही, इसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अल्फा अपॉन क्या आ जाएगा R कैंसिल हो जाएगा, L खत्म हो जाएगा, I अल्फा अपॉन R हो जाएगा। इसका यहाँ से आगे बढ़ने का एक दूसरा रास्ता भी था, वो थोड़ा सा मतलब भौकाली कहा जाता है, मतलब उसमें ज्यादा मैथमेटिक्स अप्लाई होती है। वो ये है कि यहाँ से हमने इसको मिला दिया, ऐसे हमने यहाँ से इसको मिला दिया, तब dl इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी जो एंगल बनी ना यहाँ से ऐसे बिल्कुल ऐसे मैं अलग से बना करके दिखा दूं ताकि उसमें घोच पोच ना होने पाए, ये ऐसे आर्क था, ये ऐसे आर्क था, और ये छोटा सा पार्ट dl था, ये छोटा सा पार्ट dl था, अपन ये dl लेंथ था, और इस एंगल को हमने क्या मान लिया d थीटा, रेडियस तो आज भी वही है r है, तब dl इक्वल टू भैया क्या लिख सकते हैं हम r d थीटा, क्या लिख सकते हैं r d थीटा, और ये रिलेशन बदल गया, क्या हो गया ये dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन r स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा r d थीटा, और अब इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से लेके अल्फा तक, और तब ये r कैंसिल हो जाएगा, और b इक्वल टू क्या आ जाएगा b इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन r, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ से अल्फा हो जाएगा, सीधा सीधा मिल गया। तो दो स्टेप का था, मतलब चाहो इधर से बढ़ो चाहो इधर से बढ़ो, दोनों सही है, कोई माई चलाल इसे गलत नहीं कर सकता है। ये हमारा हो गया क्या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट कैरिंग आर्क। अब इसके बहुत ढेर सारे केसेस हैं, इसके बहुत ढेर सारे केसेस हैं, केस पढ़ना भाई, एक एक केस करना शुरू करें तो ये ओरिजिनल फार्मूला रख करके मिटाता हूं, फिर इनका एक एक केस बनाता हूं ताकि बोर्ड खाली रहे। पहला केस फॉर क्वार्टर साइकिल, पहला केस मतलब ये समझ लेना क्वेश्चंस हैं,
पहला केस फॉर क्वार्टर साइकिल, क्वार्टर सर्कल, ठीक है ना। अब क्वार्टर सर्कल का मतलब क्या हुआ कि आपने ऐसे सर्कल बना रखा था, उसमें से एक चौथाई बचाया, बाकी सब खत्म कर दिया। इसकी वजह से, इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो यहाँ पर ये जो थीटा बना ना, वो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री, और बोले तो ये क्या हो गया π/2। कैलकुलेशन में जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में लेंगे एंगल को, तब वहां पे हम डिग्री में ले लेते हैं, अदरवाइज अगर हमें डायरेक्टली लिखना हो तो एसआई यूनिट में लेते हैं, और एंगल की एसआई यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है, ठीक है ना। और रेडियन में हम क्या लेते हैं, पाई, ठीक है ना, ध्यान है 180 डिग्री को पाई ले लेते हैं, पाई के फॉर्मेट में। तो अभी हमारा जो रिलेशन आया था b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन क्या था यहाँ पे भाई बताइए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ऐसे था, और ये क्या था यहाँ पे आई अल्फा अपॉन यहाँ पे क्या था आर था, यहाँ पे क्या था आर था। अब अल्फा की वैल्यू क्या रख दी π/2, तो यहाँ से देखो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू क्या हो गया π/2 इंटू क्या हो गया आर, पाई पाई कैंसिल हो गया, और म्यू नॉट अपॉन क्या हो गया a I/r, पाई पाई कैंसिल हो गया। अब जरा देखो दूसरा था, दूसरा केस था, ये पहला केस हुआ, दूसरा केस हुआ इसका केस 2, दूसरा केस हो गया यहां से, दूसरा केस हो गया फॉर सेमी सर्कल, फॉर सेमी सर्कल, सेमी सर्कल के लिए अल्फा कितना हो जाएगा पाई, और तब b इक्वल टू क्या आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और जहां पे आई अल्फा लिखा है वहां पे हम क्या लिख देंगे आई पाई अपॉन क्या हो जाएगा आर, पाई पाई फिर से कैंसिल हो जाएगा, और म्यू नॉट अपॉन 4 I/r। थोड़ा सा और आगे बढ़े, तीसरा केस ले लिया, केस 3 ले लिया, तीसरा केस ले लिया फॉर कंप्लीट सर्कल, फॉर कंप्लीट सर्कल के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो मिली हमें वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 पाई, और तब b इक्वल टू कितना आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन, इस वाले प्लेस पे क्या रख देंगे 2 पाई, तो 2 पाई इंटू 2 4 पाई हो जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 2 I अपॉन क्या हो जाएगा r। थोड़ी देर पहले अभी रिवॉल्विंग चार्ज की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आई थी, वो लास्ट में जो फ्रीक्वेंसी के फॉर्मेट में लिखा था, तो क्या लिखा था n म्यू नॉट अपॉन 2 n/r, और हमें मालूम है n फ्रीक्वेंसी अगर है, चार्ज q है, तो n/q क्या होता है I होता है, n/q क्या होता है I होता है। वही वाला फार्मूला फिर से रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन था इसका, इन्होंने कहा कि इफ सर्कुलर कॉइल, ये सर्कुलर कॉइल था, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो गई म्यू नॉट अपॉन 2 I/r, और इन्होंने कहा इसी में सब केस लिया, इफ कॉइल हैव n टर्न, फॉर n टर्न्स, कितने टर्न हो जाएं n टर्न्स हो जाएं, तब b इक्वल टू कितना आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 n I अपॉन क्या हो जाएगा r, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 n I अपॉन r। अब इसी की भैया कटिंग एंड रिवाइंडिंग देखनी है, इसका डायरेक्शन निकालना तो ध्यान होगा, अभी मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है कि इसको जब हम करंट अगर इसमें ऐसे फ्लो कर रहा होगा, तो हम इसके करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को रखेंगे, उंगलियां यहाँ रखेंगे, थंब को इधर रखा और उंगलियां यहाँ रखा, मुट्ठी बांधने की कोशिश करी, तो ये बता रहा है परपेंडिकुलर द प्लेन आउटसाइड, और परपेंडिकुलर द प्लेन आउटसाइड तो बन रहा होगा ये कौन सा पोल, नॉर्थ पोल, और यहाँ पर ऐसे बना देंगे, और ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक रहेगा कि नहीं? हमने इसके पहले प्रूव कराया था कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट आर इंटरचेंजेबल, ध्यान है। हाँ, इसके बाद अगर यहाँ पे इसी कॉइल में अगर करंट की डायरेक्शन ऐसे हो जाती, ऐसे पलट जाती, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसे हो जाती, परपेंडिकुलर प्लेन इनसाइड हो जाती, ठीक है ना। और ये कौन सा पोल बन जाता, साउथ पोल की तरह बिहेव करने लगता। फिलहाल के तौर पर आगे चलते हैं हम। इन्होंने कहा कटिंग एंड रिवाइंडिंग, इफ एन टर्न कॉइल, कटिंग एंड रिवाइंडिंग कौन सा था, क्वेश्चन नंबर केस नंबर 4, केस 4, कटिंग एंड रिवाइंडिंग, कटिंग एंड रिवाइंडिंग। अरे भैया अभी तक ऐसे मान लो, ऐसे एक कॉइल था, ऐसे इसमें मान लो एन टर्न थे, अब हमने क्या करा, इसको यहीं से काट दिया,
यहीं से हमने इसे काट दिया, इतने वायर का वायर लेंथ लिया, इतने लेंथ का वायर लिया और अभी हमने इसको ऐसे वापस से लपेट दिया। अभी तक हम 4 उंगली पे लपेटे हुए थे, तो पहले टर्न कितना था, मान लो कैपिटल एन था, और अब टर्न कितने हो गए, मान लो स्मॉल एन हो गया। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड इंटेंस, करंट अभी भी वही है आई, करंट नहीं बदली, बदल क्या गया, रेडियस, करंट नहीं बदली, अभी बदल क्या गया, केवल रेडियस बदल गया, रेडियस बदल गया, लेंथ भी नहीं बदली, वायर की टोटल लेंथ भी नहीं बदली। इस नाते से पहले मान लो ऐसे हमने कहा कि इफ n टर्न वायर, इसमें टर्न कितने थे, n टर्न थे, करंट कितनी थी I, इसकी रेडियस कितनी थी R, तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी V इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा, n I अपॉन क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 n I अपॉन क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। और हमने इसको कट करा, हमने इसको कट किया, कट एंड रिवाइंडेड, जब हमने इसको कट एंड रिवाइंडेड, जब हमने इसको कट करके और इसकी रीवाइंडिंग करी, तो अभी इसमें मान लो कितने टर्न हो गए, स्मॉल एन टर्न्स हो गए, इसकी रेडियस कितनी हो गई, मान लो स्मॉल आर डैश हो गई, करंट तो अभी भी आ ही रहा, तो इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हुई वो b डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगी भैया, जल्दी बोलो, b डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 स्मॉल एन आई अपॉन क्या हो जाएगा, r डैश, स्मॉल एन आई अपॉन क्या हो जाएगा, r डैश। ठीक लग रहा है ना, आगे बढ़े थोड़ा सा यहीं से। एक बात बताओ, वायर को काट करके रिवाइंड करने से लेंथ तो गई नहीं, तो इसमें एक फलावट यानी एक सरकमफेरेंस की लेंथ कितनी थी, 2 पाई आर, कितने टर्न थे, n टर्न थे, तो इसकी टोटल लेंथ कितनी हो गई, इसकी टोटल लेंथ कितनी हो गई, n into 2 पाई r। कुछ लोग कहते हैं ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, तो बिल्कुल ठीक बात है, कह सकते हो भाई मास कहीं गया नहीं, कट और रिवाइंड करने से मास कहीं गया नहीं, इस नाते से ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। तो n into 2 पाई r, और इधर में क्या हो गया, स्मॉल n into 2 पाई r डैश, वेरी गुड। तो यहाँ से 2 पाई, फिर से पाई, पाई कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, मेरी नजरों से देखो तो नजर आया n इक्वल्स टू r कैपिटल N अपॉन स्मॉल n। बात ध्यान में आती होगी, ये वाली वैल्यू इतने से उठाओ उतने से रखो, तो हमें मिला क्या, b डैश इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 n I अपॉन r डैश के प्लेस पे क्या हो जाएगा, यहाँ से r कैपिटल N अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर चला जाएगा n, तो ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर, और ये मिल जाएगा b डैश इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 I अपॉन r इनटू क्या हो गया, n स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, कैपिटल N। इसको हमने कैपिटल N से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, कैपिटल N से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो हमें यहाँ पे n देखने को मिल जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। मेरी नजरों से देखो तो तुम्हें नजर आएगा कि एक्चुअली दिस इज दिस, ये क्या ये है, इस नाते से हम लिख पाएंगे क्या कि b डैश इक्वल्स टू क्या हो गया, ये n स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, कैपिटल N स्क्वायर इनटू क्या हो गया b। बात ध्यान में आती होगी। और नीट में एक सवाल पूछा जा चुका है, वो ये कि सिंगल टर्न कॉइल था, उसको कट करके n टर्न कॉइल में हमने रिवाइंड कर दिया, तो बताओ नई मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, अगर पहले मैग्नेटिक फील्ड b थी तब। यहाँ पर उन्होंने कहा इफ n इक्वल्स टू, इनिशियली वो कितना था, 1 टर्न था, तब b डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n स्क्वायर b। यही उस क्वेश्चन का आंसर था, डायरेक्टली कॉपी से आया हुआ सवाल था, तो b डैश इक्वल्स टू क्या हो गया, n स्क्वायर b। बात ध्यान में आती होगी। अगला एप्लीकेशन है अगला एप्लीकेशन है अपना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। तो भैया ये लो, ये रहा आपका क्या, ये सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, इसके एक्सिस पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, एक छोटा सा पार्ट हमने यहाँ पे dl कंसीडर कर लिया, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करी, तो हमें मिलेगा कि इसकी एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसके जब ऐसे रख करके निकालोगे तो इस लाइन के ठीक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड आएगी, वो क्या होगी, dB। बात ध्यान में आती होगी। और ये dB इक्वल्स टू कितना होगा, ये dB इक्वल्स टू कितना होगा, तो मैं इधर लिखता हूँ dB इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन
4 पाई आई डी एल, और एक बार फिर से थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री साइन 90 अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, जहां पर ये है आर, इसको एक्स मान लिया और इसकी रेडियस को क्या मान लिया ए मान लिया। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये थीटा यहाँ पे 90 कैसे हो गया। इस चीज को समझाने के लिए ऐसे समझो, ऐसे समझ लो, ये हमारा कॉइल है, ये कॉइल है, ये इसका एक्सिस है, तो यहां से ये वाली लाइन ऐसे जा रही ना, तो ये उंगली और इस उंगली के बीच का एंगल चाहे ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो, ये वाली एंगल तो हमेशा कैसी रहेगी 90 डिग्री ही रहेगी। बात ध्यान में आती होगी। और अब ये फार्मूला हमें मिल गया यहाँ पर dB इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू आ गई dB इक्वल्स टू क्या आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। मैं तो ध्यान से समझना, ये dB जो है, अब ये अगर एंगल थीटा है, यहां से इसके ठीक परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट निकाला, एंगल लाइन ड्रॉ किया, तो वहां की ये भी एंगल कितनी हो जाएगी थीटा हो जाएगी। तो dB का एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा dB cos थीटा, और इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा dB sin थीटा। ठीक है ना। अब मेरी नजरों से देखो तो तुम्हें नजर आएगा कि हर एक डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट का cos कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देगा कैंसिल आउट कर देगा। ऐसे यहाँ पर ये रहा होगा, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनी रही होगी, उसका एक कंपोनेंट इधर बना होगा dB cos थीटा, और ऐसे इधर बना होगा dB sin थीटा। ऐसे हर एक डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट का जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का cos कंपोनेंट है, वो एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल आउट कर देंगे, और साइन कंपोनेंट क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, यानी हम उसका कर लेंगे क्या इंटीग्रेशन समेशन कर लेंगे। मेरी नजरों से देखो तो तुम्हें नजर आएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड अलोंग y एक्सिस, ये y एक्सिस, दिस इज इक्वल्स टू, मैं ऐसे लिख दूं तुम्हारी तसल्ली के लिए कि dB cos थीटा, इसको इंटीग्रेट करो 0 से लेकर के पाई तक, यहां से लेकर के यहां तक, और माइनस कर दो dB cos थीटा कहां से कहां तक, पाई से लेकर के 2 पाई तक। ये जितना पॉजिटिव में होगा ये उतना ही नेगेटिव में होगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अलोंग y एक्सिस ये क्या हो जाएगा 0, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड अलोंग y एक्सिस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और लेकिन ऐसे b एक्सिस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जो बोर्ड का बच्चे इसे पढ़ रहा होगा ना, वो लैंग्वेज में लिखेगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग y एक्सिस। हाँ, नहीं तो मास्टर साहब थोड़ा ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं तो काट देंगे और वो समझ नहीं पाएंगे कि तुम हमारा चोरी करके लिखे हो, नकल करके लिखे हो या समझ के लिखे हो। इस नाते से वहां पे लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी है, बाकी कंपटीशन वालों के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं, दिमाग में लैंग्वेज बनाओ। बी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर dB sin थीटा, और इसका इंटीग्रेशन 0 से लेकर के डायरेक्टली कहां तक कर दिया हमने 2 पाई तक कर दिया, मतलब यहां से चले यहां तक चले। ठीक है ना। और तब अब यहाँ पर dB की वैल्यू तो मालूम है, लेकिन sin थीटा नहीं मालूम है, तो लिख दो ना sin थीटा, ये अगर थीटा है तो sin थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a अपॉन r, क्या हो जाएगा a अपॉन r, a बना वैसा कि a लगे, sin थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया a अपॉन r, सारी वैल्यूज रख दिया, dB इक्वल्स टू bx, अच्छा नेट मैग्नेटिक फील्ड पहले यहाँ पे कर दूं तो b नेट क्या हो जाएगा b एक्सिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर इन दोनों का सम, तो y 0 है इसलिए केवल क्या बचेगा bx बचेगा, bx प्लस by, और यहाँ से पता चला b एक्सिस इज इक्वल्स टू नेट मैग्नेटिक फील्ड यही हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगा bx, और ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dB sin थीटा 0 से लेकर के 2 पाई तक। और अब इसका वैल्यू रखना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस, dB के प्लेस पे हम रखेंगे क्या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये वाली वैल्यू यहां से उठा करके रख दिया ऐसे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन ये क्या हो जाएगा r स्क्वायर इनटू sin थीटा के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे a अपॉन क्या हो जाएगा यहां से a अपॉन क्या हो जाएगा r स्क्वायर, a अपॉन क्या हो जाएगा r स्क्वायर, सॉरी a अपॉन r, और अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं b एक्सिस। अब फिर से वो dl का इंटीग्रेट करने का दो तरीका, dl को डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दो, l कर दो मतलब सरकमफेरेंस,
और एल क्या होगा 2 पाई आर होगा। फिर 2 पाई आर की वैल्यू रख दो, मतलब 2 पाई आर रख दो तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, आर कैंसिल हो जाएगा। एक दूसरा तरीका था कि फिर से dl को लिखते r d थीटा, फिर r d थीटा को इंटीग्रेशन का जो साइन बना था 0 से 2 पाई, इसको फिर से इंटीग्रेट करते 0 से 2 पाई, तो 2 पाई माइनस 0 फिर से आ जाता आएगा, फाइनली वही आएगा। फिलहाल के तौर पर हमने इसको लिख दिया, जनरल फार्मूला बना क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन ये क्या हो जाएगा आर क्यूब, और इंटीग्रेशन ऑफ क्या डी एल, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एल हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे बी ऑन द एक्सिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए इंटू एल अपॉन ये क्या हो जाएगा आर क्यूब। ये क्या हो गया अपन जनरल फार्मूला, ये क्या हो जाएगा जनरल फार्मूला, ये जनरल फार्मूला है, ठीक है ना। आगे बढ़े हमने एल की वैल्यू रखी, एल इज इक्वल्स टू क्या होता है 2 पाई ए होता है, एल इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है 2 पाई ए। तब यहाँ पर रेडियस क्या था ए था, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा आर इज इक्वल्स टू, आर के बारे में तो चर्चा ही नहीं किया, भूल गए अभी। आर इज इक्वल्स टू यहीं पर जरा देखो, आर इज इक्वल्स टू क्या था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस, ध्यान है ना। ये वाली वैल्यू यहाँ रखो तो इसका एक दूसरा फॉर्म भी पहले लिख दो भैया जनरल फार्मूला का, बी एक्सिस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए एल अपॉन ये क्या हो जाएगा आर क्यूब है और इस पर पावर 1/2 था, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस पूरे की पावर क्या 3/2 हो जाएगा, ठीक रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पे पावर 1/2 था, यहाँ पे क्यूब था, तो ये बी एक्सिस ऐसा मिल गया, ठीक। और अब यहाँ से बी एक्सिस दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ से ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ये क्या हो जाएगा आई ए, और एल के प्लेस पर एल क्या है यहाँ पर क्या हो जाएगा अभी बताया, क्या हो जाएगा 2 पाई ए, एल क्या हो जाएगा 2 पाई ए, तो 2 पाई ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना 3/2। इस जनरल फार्मूले को ध्यान रखेंगे, अभी आगे हम इसकी चर्चा करने वाले हैं ना। दिस इज आल्सो जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला, इसमें ये किसके फॉर्म में है, ये किसके फॉर्म में, हमने यहाँ पर ये आर की वैल्यू रख दी है, ये बिना आर की वैल्यू रखे हुए हैं, यहाँ से 2 पाई और ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, तो बी एक्सिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस पूरे की पावर क्या 3/2। पूछा गया सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जब करोगे पीवाईक्यू में करोगे तो जेईई मेंस का सवाल है भैया, डायरेक्टली पूछा गया है, याद रखना चाहिए आपको। बी एक्सिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक क्वांटिटी होती है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, हमें मालूम है एक क्वांटिटी है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिन्हें नहीं मालूम यहीं से स्टार्ट कर लेंगे कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जनरली एनसीईआरटी वालों ने लेटर म्यू से रिप्रेजेंट किया, हम कभी कभी कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना। हम म्यू से इसलिए नहीं रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि यहाँ पे म्यू नॉट बार बार आ रहा है, वो परमिबिलिटी है, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी वालों ने लिखा तो मेरी मजबूरी है ऐसा बताना, म्यू हो जाएगा। तो म्यू इक्वल्स टू होता क्या है भैया, म्यू इक्वल्स टू क्या होता है आई इंटू ए, और अगर एन टर्न्स है तो एन आई है ना, फॉर एन टर्न्स ये क्या हो जाएगा एन आई, ठीक रहेगा ना। म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाता है यहाँ पर एन आई ए, ठीक। अब ये ए क्या है एरिया, ए क्या है एरिया, उस लिहाज से इस वाले फार्मूले से हम वापस से लिखें, इस वाले फार्मूले से हम वापस से लिखें तो ये b ऑन द एक्सिस इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 और i इंटू ये क्या हो जाएगा पाई ए स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई इंटू ए मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा पाई ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा i इंटू पाई ए स्क्वायर क्या होता है a, मैं पहले एक बार लिख दूं पाई ए स्क्वायर अपॉन और ये क्या रहेगा 2 इधर रहेगा अपॉन क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस पूरे की पावर कितना 3/2 और ये पाई ए स्क्वायर क्या हो गया a, तब b ऑन द एक्सिस, b एक्सिस इसको बैक्सिस मत पढ़ लेना, b एक्सिस इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा यहां से दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 2ia अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ध्यान रखना यहाँ पर i इंटू ए को हम क्या लिख सकते हैं, i इंटू ए को क्या लिख सकते हैं m लिख सकते हैं या म्यू लिख सकते हैं, डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिख सकते हैं।
एक बच्चे के दिमाग में आया, वो मेरे से क्रॉस क्वेश्चन किया कि सर ये 2 था, इसी 2 को, 2 तो नंबर है और n भी नंबर है, तो हम इस पूरे को m क्यों नहीं लिख, अरे भैया यहाँ पे 2 कोई स्पेसिफिक नहीं है, ये n की वैल्यू रखो फॉर n टर्न्स, यहीं पे बात करते हैं फॉर n टर्न्स, फॉर n टर्न्स, n टर्न्स के लिए, n टर्न्स के लिए b एक्सिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2, और ये क्या हो जाएगा यहाँ से म्यू नॉट अपॉन 2, और ये क्या हो जाएगा 2nia अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस पूरे के पावर क्या 3/2। हाँ एक चीज गलत हो गई, यहाँ पर ये 2 पाई नहीं कैंसिल होगा, ये 4 पाई बचा रहेगा भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्योंकि ये 2 पाई तो कैंसिल होकर के सब आ गया था ना, ऐसे जस्ट का तस बना रहेगा। अब यहाँ से ni इक्वल टू हम लिख सकते हैं म्यू, और तब ये रिलेशन अपना बन जाएगा, तब ये रिलेशन अपना बन जाएगा क्या b ऑन द एक्सिस इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो ये क्या आ गया 2m अपॉन ये क्या हो गया a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस पूरे के पावर कितना 3/2, और दिस इज क्वाइट कंपेरेबल टू द रिलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो हमने निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला याद करिए, E ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब, ऐसे करके रिलेशन बना था, वही यहाँ पे भी आ गया, इन्होंने कहा फॉर x इज ग्रेटर देन a, x जो है a से बहुत बड़ा हो जाए, उस केस के लिए b ऑन द एक्सिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये क्या हो जाएगा 2m अपॉन क्या हो जाएगा x क्यूब, ये हमारा रिलेशन बन गया। और दूसरी बात, इस वाले रिलेशन से इसमें पहला केस इन्होंने बनाया, इन्होंने कहा कि x इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा a, जब तब ये रिलेशन हो जाएगा b एक्सिस इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 i a स्क्वायर अपॉन यहाँ से क्या आ जाएगा x क्यूब, ये रिलेशन बनेगा। और इन्होंने कहा दूसरा केस इसी में बनाया, केस दूसरा बनाया, इन्होंने कहा कि केस दूसरा इसका x इज इक्वल टू क्या a, x इज इक्वल टू जब क्या हो जाएगा a, तब ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू a, तो ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर की पावर 3/2, 2a स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगा 3/2। तो अब मैं पूरा सॉल्व करके लिखूं, वो 2√2 आ जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना, b एक्सिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 into 2 की पावर 3/2 into i a स्क्वायर अपॉन यहाँ से क्या हो जाएगा a स्क्वायर की पावर कितना 3/2, ठीक रहेगा ना, और यहाँ से ये पावर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्यूब आ जाएगा, ये a आ जाएगा, और यहाँ से ये क्या आ जाएगा 2√2, तो ये क्या आ जाएगा b एक्सिस, उस पॉइंट पे b एक्सिस किस पॉइंट पे रेडियस के इक्वल डिस्टेंस पर, ये कितना हो जाएगा यहाँ से म्यू नॉट अपॉन ये क्या हो जाएगा 4√2, ये इसकी वैल्यू 2√2 into 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4√2 into क्या आ जाएगा i अपॉन a, एक इंपॉर्टेंट केस बन गया, ध्यान रहेगा ना। अगला है इसी का दूसरा केस है एट सेंटर पर कितना हो जाएगा, जब हम सेंटर पर पहुंचेंगे उसी वाले फार्मूले में, किस फार्मूले में, इस फार्मूले में रखना एट सेंटर। अगला केस है केस 4, है ना, अगला केस है केस 4, केस 4 हमसे कह रहा है केस 3, चलिए केस 3 हो गया, कब, जब इन्होंने कहा कि x इज इक्वल टू क्या हो गया 0, मतलब बोले तो हम कहाँ पहुंच गए एट सेंटर, हम कहाँ पहुंच चुके हैं सेंटर पर पहुंच चुके हैं, तब वहां की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जरा ध्यान से देखना, उस रिलेशन में x को 0 रखो, तब b एक्सिस इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, b एक्सिस नहीं बल्कि अब ये b सेंटर हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा b एट सेंटर, तो वही पुराना रिलेशन आ गया i अपॉन a, चाहे कान इधर से पकड़े चाहे कान घुमा के इधर से पकड़े, बात तो एक ही हो गई, हम फिर से पहुंचे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 i अपॉन a, ये हमारा था क्या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर।
बायोट-सावर्त लॉ का अपना अगला एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट करंट करेंट कंडक्टर। सीधा सीधा वायर है, तब सीधा सीधा वायर है, ऐसे मान लो वायर है, सीधा है, बिल्कुल स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रही है। करंट इसमें है कितनी, आई। एक स्ट्रेट करंट करेंट कंडक्टर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रही है। इससे हमने परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने की कोशिश करी। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये वाली डिस्टेंस अपनी क्या है, ये वाली डिस्टेंस आर है, ये एंगल कितना है, मान लो अल्फा है, और यहाँ से ऐसे मिला दिया, ये वाली एंगल क्या है, मान लो बीटा है। तब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, वो होती है V इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R, और ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। यहाँ से ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। इसमें उन्होंने कहा कि पहला केस बनाया, केस 1, ये क्या था, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट करंट करेंट कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट करंट करेंट कंडक्टर, ये क्या था, फाइनाइट लेंथ के लिए, ये फाइनाइट लेंथ के लिए था। पहला केस लिया केस 1 इन्होंने कहा कि फॉर इनफाइनाइट लेंथ या लॉन्ग कंडक्टर, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर at about one end के अबाउट, मतलब क्या हुआ, एक वायर है बहुत लंबा सा है, लेकिन वन एंड के अबाउट यहाँ पर कहीं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो मेरी नजरों से देखो, ये वाली लाइन जो इधर वाले इन्फिनिटी को मिलाएगी वो बिल्कुल इसके पैरेलल होगी, क्योंकि दो इन्फिनिटी से आने वाली दो लाइंस हमेशा क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है ना। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 90 डिग्री, और बीटा क्या हो जाएगा, बीटा घट करके एंड पे पहुंच गया, बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ऐसे सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन क्या हो जाएगा, R। ठीक रहेगा ना, ये डिस्टेंस R है। दूसरा केस इसी का है, केस 2 इन्होंने कहा कि एट टर्मिनल पोजीशन का मतलब क्या, वो वायर ऐसे है, चाहे जिस लेंथ का, फाइनाइट इनफाइनाइट, यहाँ पर या यहाँ पर पहुंच गए, तो अगर ऊपर गए तो अल्फा 180 और बीटा 0, और अगर ऐसे नीचे चले आए तो बीटा 180 अल्फा 0। दोनों केस में साइन 0 0 साइन 0 0 का नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, 0। यानी कि किसी भी करंट करेंट कंडक्टर के टर्मिनल पोजीशन पर उस कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहती है, 0 रहती है। इसी का तीसरा केस 3 इसका है फॉर इनफाइनाइट लेंथ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट मिड पॉइंट या अबाउट मिड पॉइंट, ऐसे वायर है, इनफाइनाइट लेंथ इधर है, यहाँ कहीं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना, ऐसे करना, तो सीधी सी बात है, अल्फा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और बीटा भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये वाली लाइन इधर चली जाएगी, ये वाली लाइन इधर चली जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 90, और ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अल्फा 90 बीटा 90 साइन 90 की वैल्यू कितनी होती 1, और ये 1 + 1 कितना आ जाएगा 2, तो रिलेशन बन जाएगा कितना, B = म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी हो गई, इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टिंग वायर के लिए। इसका एक दूसरा केस बड़ा मशहूर केस है यार, बड़ा मशहूर सवाल है कि स्क्वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना। स्क्वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना, न जाने कितनी बार पूछ लिया जाता है। कई बार स्क्वायर के और सर्कल के सेंटर का रेशियो पूछ लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, सेम लेंथ का वायर होगा, तो ऐसे में स्क्वायर वाला रटे रहना चाहिए हमें। तो हमने कहा कि केस 4 बना दो इसे। उन्होंने कहा कि फॉर इफ स्ट्रेट कंडक्टर बेंड इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, हमने ऐसे इसको स्क्वायर के फॉर्म में इसको क्या कर दिया, ऐसे बेंड कर दिया।
स्क्वायर के फॉर्म में हमने रेड कर दिया। इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना, ये ऐसे हो गया। इसकी साइड कितनी है, इसकी साइड मान लो कितनी है, ए है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, a/2। ये लेंथ कितनी हो जाएगी, a/2 हो जाएगी, है कि नहीं। और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 45, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 45। करंट इसमें कितना फ्लो कर रहा है, मान लो I फ्लो कर रहा है, ठीक रहेगा ना। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी उस वाले रिलेशन से B = μ0/4 pi I अपॉन R के प्लेस पे क्या हो जाएगा, a/2 इनटू sin 45 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री, ठीक रहेगा कि नहीं, बोलो। यहाँ से sin 45 1/√2, sin 45 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2 क्या हो गया 2/√2, 2/√2 बोले तो √2, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो गया, तो B = कितना आ गया, ये μ0/2 pi I/a इंटू कितना हो गया √2। ये एक साइड की वजह से हुआ, वन साइड की वजह से हुआ, ठीक रहेगा ना। और ऐसे अगर 4 साइड्स हैं तो B नेट कितना हो जाएगा, B नेट कितना हो जाएगा 4 से। आप इसी को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 4 से इसी को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 4 से मल्टीप्लाई करोगे इंटू 4 करोगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा μ0/2√2, ये ऐसे लिख दो 2√2 μ0 I/, क्या हो जाएगा a, μ0/2√2 I/a। a क्या है यहाँ पर, साइड ऑफ द स्क्वायर है। ये हमारा क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। इसके बाद आता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सोलेनॉइड, बहुत ध्यान से समझना। सोलेनॉइड क्या होता है हमने पढ़ा है इसके पहले, है μ0/, हाँ पाई छूट गया भाई, इसमें पाई छूट गया, ये μ0/, यहाँ पे ये पाई तो छूट गया, μ0/पाई छूट गया, 2√2 μ0/पाई I/a। हाँ अगला है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड को हमने जब इंट्रोडक्टरी लेक्चर किसका पढ़ाया था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का पढ़ाया था। इफेक्ट में बताया था सोलेनॉइड क्या होता है, टाइटली वुड वायर इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, तो क्या बना देता है, सोलेनॉइड बना देता है। तो ये लीजिए सोलेनॉइड बन गया अपना, ये सोलेनॉइड बन गया, और ये रहा सोलेनॉइड। इसकी एक्सिस पर यहाँ पे कहीं मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस एंड से, ये इसकी एक्सिस रही, इस एंड से इसको मिलाया, ये वाली एंगल मान लो अल्फा है, और इस एंड से मिलाया, ये वाली एंगल मान लो ये क्या है, बीटा है। तब इसकी एक्सिस पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, बोलिए। इसमें मान लो टोटल नंबर ऑफ टर्न क्या है, कैपिटल N है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, कैपिटल L है। तब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, μ0/2 कैपिटल N/L और I, और ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट में cos अल्फा माइनस cos बीटा, ठीक रहेगा ना। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हमने एक्सप्रेशन लिखा, और उसका पहला केस 1 फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड, लॉन्ग का मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइट लेंथ एट वन एंड, एक एंड पर लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए अल्फा कितना हो जाएगा, जब हम कहाँ पहुंच जाएंगे, बिल्कुल भी हम यहाँ पे ऐसे, ये सोलेनॉइड है, हम कहाँ पहुंच गए यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ मिलाने वाली लाइन, ये कितना हो जाएगा 90, और ये इनफाइनाइट है यार, तो बीटा कितना हो जाएगा 180, ठीक है ना। तो मैंने लिख दिया अल्फा कितना हो गया 90 डिग्री, और बीटा कितना हो गया 180 डिग्री। मेरी नजरों से देखो, अल्फा 90 तो कॉस अल्फा 0 और कॉस बीटा -1, ठीक रहेगा ना। तो B = कितना आ जाएगा, μ0/2 N/I अपॉन क्या हो जाएगा L, और N/L को सम्मान के साथ टर्न डेंसिटी, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, टर्न डेंसिटी कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, B = μ0/2, और ये क्या आ जाएगा Ni, μ0/2 Ni।
यहां से ये फार्मूला हो गया। दूसरा रहा केस टू फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड एट मिड पॉइंट, फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड एट मिड पॉइंट, यहां पर तब अल्फा कितना हो जाएगा 0, ये इधर भी इनफाइनाइट है इधर भी इनफाइनाइट है, तो अल्फा कितना हो जाएगा 0 और बीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और ऐसे केस में अल्फा 0 तो 1 और बीटा 180 तो -1, तो 1 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 कैंसिल हो जाएगा तो रिलेशन मिल जाएगा B = म्यू नॉट कैपिटल N अपॉन L इंटू आई, और इसको हम स्मॉल n लिख सकते हैं। तो B = म्यू नॉट NI, बड़ा मशहूर फार्मूला है यार, याद रखना। जब हम एम्पेयर सर्किटल लॉ से फाइंड करते हैं तो यही केवल डिराइव कर पाते हैं, ये वाला डेरिवेशन नहीं हो पाता है, ठीक है ना। अगला है टोरॉइड, टोरॉइड हमने पढ़ाया है। टोरॉइड आपको ध्यान होगा, टोरॉइड का होता है एंडलेस सोलेनॉइड। तो अगर ये इमरती है तो वो क्या था, ये जलेबी है तो वो क्या था, इमरती है। ऐसे हमने वहां पर इसके पहले जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है ना मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का, उसमें अपलोडेड है। यहाँ पर इसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये इस वाले रीजन में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यही हो जाएगी क्या, म्यू नॉट एन, यहाँ पर म्यू नॉट एन आई। ये था हमारा पूरा बायोट-सावर्त लॉ का एप्लीकेशन। बहुत ढेर सारे एप्लीकेशन अभी और इसके न्यूमेरिकल्स के तौर पे कराए जा सकते हैं, केसेस के तौर पे। एक ध्यान रखिएगा, दो कोएक्सियल कॉइल हों और उनके बीच में सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, वो हेल्महोल्ट्ज कॉइल, एनसीईआरटी में एक न्यूमेरिकल भी उस पे मौजूद है। दो पैरेलल हों, मतलब उनका प्लेन पैरेलल हो और कोएक्सियल हो, वो उनकी वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना, वही वाला फार्मूला जो भी एक्सिस वाला हमने पढ़ा था उसको अप्लाई करके निकालेंगे। और दो परपेंडिकुलर कॉइल ऐसे एक साथ रख दिए जाएं, एक कॉइल ऐसे रख दिया जाए, एक कॉइल ऐसे रख दिया जाए, मान लो ये सर्कुलर कॉइल है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी, और एक दूसरा कॉइल ऐसे रख दिया गया, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी। ये B1 है, ये B2 है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, B कितना हो जाएगा, √B1² प्लस क्या हो जाएगा B2²। और अगर हमने किसी एंगल पे रख दिया, परपेंडिकुलर नहीं रखा, हमने ऐसे रख दिया, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऐसे हो गई और इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रही, तो इन दोनों के बीच के एंगल थीटा है, तो यहाँ के नेट मैग्नेटिक फील्ड जो B आएगी वो B क्या हो जाएगा, B1² प्लस B2² प्लस 2B1 B2 cos थीटा, और ये पूरा √ या इसको भी स्क्वायर कर दीजिए। ऐसे करके वेक्टर का फॉर्मेट है। जितने क्वेश्चंस आएंगे, आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन आपको अलग से इसमें से पूछना लगता है, तो इस पे व्हाट्सएप नंबर हमारा डिस्प्ले कर रहा होगा, उसी पर आप भेज दीजिए और मैं उसका क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको बताऊंगा एज इट इज। बायोट-सावर्त लॉ से रिलेटेड किसी के पास में अगर कोई क्वेश्चन है तो इसी वीडियो के ऊपर एक व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले कर रहा है, उसी पर आप भेजिए या ईमेल पर भी भेज सकते हो। ठीक, आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात अगले एपिसोड में होगी।